क्या 2024 में सामान्य हो पाएंगे भारत पाकिस्तान रिश्ते? नया साल नई आशा लेकर आया है कि भारत और पाकिस्तान के लिए राजनयिक और व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए विश्वास निर्माण उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का सही समय है। पल्स कूटनीति दक्षिण एशिया। क्या 2024 में सामान्य हो पाएंगे भारत पाकिस्तान रिश्ते? नया साल नई आशा लेकर आया है कि भारत और पाकिस्तान के लिए राजनयिक और व्यापार संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए विश्वास निर्माण उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का सही समय है। खुर्रम अब्बास और मोहम्मद अहमद खान द्वारा 12 जनवरी 2024। क्या 2024 में सामान्य हो पाएंगे भारत पाकिस्तान रिश्ते? क्रेडिट डिपॉजिट फोटोज। 2024 अपने साथ उपमहाद्वीप में कई उम्मीदें लेकर आया है, क्योंकि आंशिक रूप से पाकिस्तान और भारत दोनों में आम चुनाव होंगे। 2019 के बाद से दोनों पड़ोसियों के बीच राजनयिक संबंध विशेष रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। उस वर्ष भारत द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के जवाब में पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया और दोनों देशों के बीच व्यापार रोक दिया। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान में उच्चायुक्तों के पद रिक्त हैं और दोनों देशों ने क्रमशः एक दूसरे के देशों में उप-उच्चायुक्त और प्रभारी डी नियुक्त किए हैं। आधिकारिक तौर पर दोनों पक्षों के पास किसी भी शांति प्रक्रिया या द्विपक्षीय वार्ता के लिए पूर्व शर्तों पर अनम्य दृष्टिकोण और ढेर हैं। नई दिल्ली का कहना है कि किसी भी बातचीत को शुरू करने के लिए पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को रोकना होगा। हाल ही में एएनआई के साथ एक साक्षात्कार में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसी तरह की पूर्व शर्तों को दोहराते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन उन परिस्थितियों में नहीं जहां आतंकवाद को कूटनीति के लिए एक वैध उपकरण के रूप में देखा जाता है। इसी तरह इस्लामाबाद ने भारत द्वारा अगस्त 2019 में किए गए अनुच्छेद 370 के निरसन को पूर्ववत करने पर बातचीत की शर्त रखी है। लगातार वर्षों से दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व ने घरेलू राजनीतिक कथा निर्माण के लिए सामान्यीकृत संबंधों की इस कमी का उपयोग किया है। मुख्य रूप से मौजूदा राजनीतिक बयानबाजी में किसी भी देश के नेतृत्व को शांति कायम करने की अनुमति देने के लिए सीमित जगह है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान ने मार्च 2021 में भारत के साथ व्यापार संबंधों की बहाली की अनुमति दी। हालांकि राजनीतिक दबाव ने उन्हें और उनके मंत्रिमंडल को 1 महीने के भीतर वापस अंधराष्ट्रवादी रवैये पर लौटने के लिए मजबूर कर दिया। इन मजबूत राजनीतिक आख्यानों के बावजूद ऐसे उदाहरण हैं जो सामान्यीकृत द्विपक्षीय संबंधों के लिए आशा की किरण पेश करते हैं। उदाहरण के लिए 2023 में दोनों देशों के बीच टूटे हुए राजनयिक संबंधों के बावजूद पाकिस्तान ने भारतीय सिख और हिंदू तीर्थयात्रियों को विभिन्न धार्मिक त्योहारों और अवसरों में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए 6,824 वीजा जारी किए। इसी तरह 2023 में 478 भारतीय मछुआरों और 9 भारतीय नागरिकों की रिहाई भी आश्वस्त करने वाली थी। एक और सकारात्मक विकास 2023 में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम समझौते का कड़ाई से अनुपालन था। पिछले साल कोई बड़ी घटना, झड़प या गोलीबारी की सूचना नहीं मिली थी। दोनों देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों और दोनों देशों में गिरफ्तार कैदियों की सूचियों के आदान प्रदान के प्रोटोकॉल का पालन किया। 2024 और उसके बाद क्या किया जा सकता है? 2024 में दोनों देशों को एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए विश्वास निर्माण उपायों CVM के माध्यम से सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है। भारत और पाकिस्तान को राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने और व्यापार फिर से शुरू करने के लिए वृद्धिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसमें वीजा व्यवस्था को नरम करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, लोगों से लोगों के बीच संपर्क को प्रोत्साहित करना और द्विपक्षीय व्यापार को फिर से शुरू करना शामिल हो सकता है। इसके अलावा दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और मानव विकास संकेतकों में सुधार जैसी आम चुनौतियों पर काम करने के लिए तंत्र अपनाने की जरूरत है। दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का सबसे विनाशकारी प्रभाव सिंधु बेसिन पर पड़ेगा। पाकिस्तान और भारत दोनों रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सिंधु बेसिन पर बड़े पैमाने पर निर्भर हैं। दोनों देशों में सामाजिक आर्थिक स्थिरता सिंधु नदी के निर्बाध प्रवाह पर निर्भर करती है। एक रिपोर्ट का अनुमान है कि 2050 तक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण
सिंधु बेसिन सिंधु नदी में चरम प्रवाह के समय और प्रवाह की परिवर्तनशीलता में बदलाव से पीड़ित होगा। इस अनुमानित पानी की कमी के साथ साथ पाकिस्तान और भारत को जनसंख्या में भारी वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जल संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ता है और नीति निर्माताओं पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ जाता है। यह आपसी चिंता भारत और पाकिस्तान के लिए सिंधु बेसिन के साझा प्रबंधन के लिए हाथ मिलाने का रास्ता खोलती है। 1960 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि IWT बेसिन को विभाजित करती है। इसकी 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को सौंप दी गईं और 3 पूर्वी नदियां रावी, बायस और सतलुज भारत के लिए। अनिश्चित भविष्य में पाकिस्तान और भारत को इन जल प्रणालियों के साझा प्रबंधन में एक दूसरे की मदद करनी होगी। जल बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन की कमी के कारण पाकिस्तान और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की गंभीर कमी हो गई है। सहयोग के संभावित बिंदुओं में से एक ये हो सकता है कि दोनों देश हिंद महासागर में गिरने से पहले सिंधु नदी को भारत के गुजरात तक विस्तारित करने के लिए एक नहर बनाने के लिए सहयोग कर सकते हैं। वर्तमान में सिंधु नदी से 21 मिलियन एकड़ फीट माफ पानी बिना उपयोग के हिंद महासागर में चला जाता है। गुजरात के प्रमुख क्षेत्र जैसे कच्छ, दक्षिण, मध्य और सौराष्ट्र न्यूनतम वर्षा और औद्योगिक प्रदूषण सहित विभिन्न कारणों से पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इसलिए सिंधु नदी को गुजरात की ओर मोड़ना दोनों देशों के लिए सहयोग का एक संभावित विकल्प है। अधिक विचार करने पर पाकिस्तान और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर करीब से नजर डालने पर पता चलता है कि सुरक्षा धारणाओं और सरकारी प्राथमिकताओं के कारण ये क्षेत्र सामाजिक विकास में अच्छा प्रदर्शन करने में पीछे रह जाते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान के बहावलपुर, बहावलंगा, हैदराबाद और पाकपतन जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों और राजस्थान जैसे भारतीय राज्यों में मानव विकास सूचकांक संकेतक अच्छे नहीं हैं। दोनों पक्षों की नकारात्मक सुरक्षा धारणाओं के कारण ये सीमावर्ती क्षेत्र अविकसित रहे। इसका प्रभाव अंततः इन क्षेत्रों के स्थानीय लोगों पर पड़ा है। पाकिस्तान और भारत संयुक्त रूप से इन क्षेत्रों में अधिक विकास प्रदान करके सुरक्षा धारणाओं को बदल सकते हैं। अपनाए गए इन उपायों से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क को पुनर्जीवित करने की आशा की किरण जगी है। 2016 में उरी हमले में पाकिस्तानी राज्य की संलिप्तता के भारत के आरोप के बाद, जिसमें 19 सैनिक मारे गए, नई दिल्ली ने सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिसकी मेजबानी उस समय पाकिस्तान द्वारा की जानी थी। बहिष्कार को बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी अपनाया, जिसके परिणामस्वरूप सार्क ठप हो गया। इसके पीछे बड़ी वजह भारत द्वारा पाकिस्तान आने से इनकार करना रहा है। इस तरह के गतिरोध के बीच दक्षिण एशिया दुनिया भर में सबसे कम एकीकृत क्षेत्रों में से एक बन गया है, जहां देश सभी को चिंतित करने वाली महामारी और संकट के खिलाफ सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव दूर करने के लिए पाकिस्तान सार्क शिखर सम्मेलन की वर्चुअल मेजबानी की पेशकश कर सकता है। भारत को पाकिस्तान से संबंधित मुद्दों को उजागर न करके पूरे दिल से जवाब देना चाहिए। यह अन्य क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में एक संक्रामक शुरुआत होगी। 2005 में पाकिस्तान और भारत में राजनीतिक नेतृत्व ने श्रीनगर से मुजफ्फराबाद बस सेवा शुरू की, जिसे एक प्रमुख विश्वास निर्माण उपाय माना जाता है। इस मार्ग ने न केवल पर्यटकों और परिवार के सदस्यों को सीमा पार एक दूसरे से मिलने की अनुमति दी, बल्कि स्थानीय व्यापार को भी प्रवाहित करने की अनुमति दी। 2019 से यह बस सेवा निष्क्रिय है। चूंकि दोनों देश 2021 से युद्ध विराम समझौते का पालन कर रहे हैं, इसलिए बस मार्ग फिर से खुलने की उम्मीद है। पाकिस्तान और भारत को लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की पहल पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा मुजफ्फराबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐतिहासिक स्थल शारदा पीठ है, जिसे शारदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ये स्थान हिंदुओं के बीच पवित्र है और इसका उल्लेख 11वीं शताब्दी के अल बैरूनी के लेखों में मिलता है। करतारपुर कॉरिडोर पहल की तरह पाकिस्तान शारदा पीठ को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कर सकता है और भारत के हिंदू समुदाय को मंदिर में जाने की अनुमति दे सकता है। ये शांति गलियारा पहल दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाएगी और एक आकर्षक सीमा पर्यटन स्थल के रूप में क्षेत्र की क्षमता भी विकसित करेगी। उम्मीद है कि 2024 और उसके बाद भी इन बड़े और छोटे कदमों से दोनों देश क्षेत्र में शांति और सद्भाव को